हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 हमारा है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर 2 में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि युग्मक जनन क्या होते हैं, और युग्मक जनन चूंकि दो प्रकार का होता है तो उसमें से जो पहला प्रकार है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी पूरी की पूरी यहां पे ग्राफिकल प्रक्रिया को यहां पे बेसिक से लेकर के पूरी प्रक्रिया यहां पे आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की यानी कि युग्मक जनन की, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि युग्मक जनन अर्थात युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात युग्मकों के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। अर्थात गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में देखिए मुख्य रूप से यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया आपको याद रखना है दो प्रकार की होती है। जो पहली प्रक्रिया है वो है शुक्र जनन, इसको शुक्राणु जनन भी आप कह सकते हैं। तो शुक्र जनन की यदि हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और आज की ये जो वीडियो है इसमें पूरा का पूरा यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्राफिकल रूप में यहां पे पूरा का पूरा बेसिक से लेके समझेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया को। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शुक्र जनन की प्रक्रिया कब, कैसे और कहां स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें शुक्र जनन, तो इसमें आपको याद रखना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह जो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की प्रोसेस है यह गोनैड्स के अंदर संपन्न होती है। क्योंकि गोनैड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया वृषण और दूसरा हो गया अंडाशय। तो यदि हम शुक्र जनन की बात करते हैं तो शुक्र जनन की प्रक्रिया आपको याद रखना है कि कहां होती है, वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया होती है। अब शुक्र जनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो शुक्र जनन की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। अब एक बात आती है कि शुक्राणुओं का विकास कहां पे होता है। तो देखिए शुक्राणुओं का जो विकास होता है वो वृषण के अंदर कई सारी शुक्र जनन कोशिकाएं जिनको कि हम सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स या सोमनिफेरस नलिकाएं कहते हैं उनके अंदर होता है। तो शुक्राणुओं का विकास कहां पे होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, अर्थात सोमनिफेरस नलिकाओं में होता है वृषण की। लेकिन यदि आपसे पूछे कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पे होता है, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में होता है। ये आगे चल के आप जब टेस्टिस या वृषण वाला पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि गैमेट या युग्मक जो होते हैं इनकी सूत्र गुणिता क्या होती है। तो गैमेट या युग्मक आपको याद रखना है कि हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं अर्थात हेप्लॉइड होते हैं। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो वृषण के अंदर संपन्न होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का विकास कहां पे होता है, तो शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। और चूंकि शुक्र जनन नलिकाएं ही जो वृषण होता है, वृषण या टेस्टिस की बेसिक इकाई होती है अर्थात कार्यात्मक इकाई होती है। तो शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है किसकी, टेस्टिस या वृषण की। तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं की बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। अब देखिए ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये कब से स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे भी शुक्राणु, जैसे ही कोई मेल या जैसे ही कोई बच्चा कब पहुंचेगा, ये किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करेगा, अर्थात जैसे ही 12 से 14 साल में प्रवेश करेगा कोई भी मेल या आप कह सकते हैं कोई भी बालक जो है या कोई भी बच्चा, जैसे ही किशोरावस्था में प्रारंभ होता है या यौवनावस्था जैसे उसकी शुरू होती है
उस दौरान ही उसके अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्राणुओं के अंदर स्टार्ट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान एक हार्मोन्स रिलीज होता है मेल के अंदर जिसका नाम है GnRH। इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही कोई भी बालक या कोई भी मेल या कोई भी बच्चा 12 से 14 वर्ष की अवस्था में अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही उसके अंदर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्राव काफी मात्रा में बढ़ जाता है, जिस कारण से उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये जो पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया है, इसको आप 2 चरणों में समझेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है अर्थात संपन्न होती है। तो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण देखिए क्या है कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण का मतलब है कि स्पर्मेटिड का निर्माण। और फिर जो दूसरा चरण है उसमें होगा शुक्राणुओं का कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो पूरी की पूरी शुक्राणु जनन या शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है यह 2 स्टेप में संपन्न होती है। जो पहला चरण है वो है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, यानी पहले तो शुक्राणुओं का निर्माण होगा फिर शुक्राणुओं का कायांतरण होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, तो पूर्व शुक्राणुओं का अब जो निर्माण होगा यह पुनः 3 प्रवस्था में होगा। तो जिसमें से पहली प्रवस्था है गुणन प्रवस्था जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा मैचुरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तो देखिए पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होती है। पहला चरण है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण या शुक्राणु कायांतरण। तो अब पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है यह 3 स्टेप में होता है। तो पूरे के पूरे यहां पे 3 स्टेप को हम समझने वाले हैं। तो इन तीनों स्टेप को समझने के पहले आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि जो पहला स्टेप है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण जो है उसमें जो पहला स्टेप है वो है गुणन प्रवस्था जिसको कि हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो देखिए वृषण में क्या होते हैं कि जो शुक्राणु नलिकाएं होती है उनकी दीवारों पर जर्मिनल एपिथेलियम से स्तरित होती है, और कुछ जर्मिनल एपिथेलियम जो होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। बेसिकली आप पाएंगे कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, और जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा ही स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होगा। तो यहां पे आप पाएंगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यहां पे हमने एक ग्राफ बना रखा है, और इस ग्राफ के माध्यम से ही आपको समझना है कि पूरी की पूरी जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो नाउ सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि वृषण के अंदर जो प्राथमिक आदि जनन कोशिकाएं होती है यानी प्राइमरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं, तो यही प्रीमोर्डियल जर्म सेल आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं प्रीमोर्डियल जर्म सेल में क्या होगा, जैसे ही पहली प्रवस्था स्टार्ट होगी जिसको हम कहते हैं गुणन प्रवस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, तो वृषण के अंदर एक प्रीमोर्डियल यानी प्राथमिक जर्म कोशिकाएं या आदि जनन कोशिकाएं होती है जो कि डिप्लॉइड सेल होती है। इस डिप्लॉइड सेल में जैसे ही पहली प्रवस्था स्टार्ट होती है गुणन प्रवस्था, वैसे ही इनमें समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। अब समसूत्री विभाजन आपको पता होगा कि यह एक समान प्रकार का विभाजन होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन में आप पाएंगे कि 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन एक समान प्रकार का विभाजन होता है। तीव्र विभाजन होता है क्योंकि इसमें कम समय में एक से कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही पहली प्रवस्था आएगी गुणन प्रवस्था, वैसे ही जो वृषण के अंदर प्राथमिक आदि जनन यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं इनमें समसूत्री विभाजन होता है, और इनमें एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी, फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनेगी। तो इस प्रकार से यहां पे प्राथमिक आदि जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो पहले स्टेप में आपको यही बताना है कि जैसे ही गुणन प्रवस्था आती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, और उसमें से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या इनको हम शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। और यही शुक्र जनन कोशिकाएं ही निर्माण करेगी आगे चल के किसका, शुक्राणुओं का। तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। जैसे ही गुणन प्रवस्था आती है वैसे ही
वृषण के अंदर उपस्थित जो प्राथमिक आदि जनन कोशिकाएं होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है और 1 से 4 कोशिका बन जाती है। समसूत्री विभाजन में आपको एक चीज और याद रखना है कि गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान बनी रहती है। तो यहां पे 1 से 4 कोशिकाएं बन तो गई है, लेकिन चारों कोशिकाओं की जो सूत्र गुणिता होती है वो डिप्लॉइड ही है। कहने का मतलब यह है कि यानी यहां पे जो प्राथमिक आदि जनन कोशिका थी ये भी डिप्लॉइड थी, अर्थात 2 गुणसूत्र वाली थी, और इससे जो 4 कोशिकाएं बनी है ये भी कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं। तो इस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, यानी कि शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे ही दूसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। अब ये जो दूसरी प्रवस्था स्टार्ट हो रही है ना, इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रवस्था। तो ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये भोज्य पदार्थों का ग्रहण करके या भोज्य पदार्थों को संचित करके अपने आकार को बड़ा कर लेती है, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यहां पे एक है, और इस एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से आप पाएंगे कि 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। कई बार यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वृषण के अंदर उपस्थित एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होगा। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे ही दूसरी प्रवस्था आई ग्रोथ फेज, वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्रजनन कोशिकाओं में क्या हुआ, देखिए ये शुक्रजनन कोशिकाएं हैं चारों। इन शुक्रजनन कोशिकाओं में से इनमें क्या होगा, शुक्रजनन कोशिका जो है यह आकार में वृद्धि करेगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करेगी, अर्थात प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगी। अब इसके बाद तीसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी जिसको हम कहते हैं परिपक्वन प्रवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रवस्था में आपको याद रखना है कि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार, 2 बार यहां पे अर्धसूत्री विभाजन यानी कि 2 बार मियोसिस होगा। तो सबसे पहले तो जब पहला मियोसिस होगा यानी जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी वैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होगा तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पे 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और ये जो दोनों कोशिकाएं बनेगी जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इस एक कोशिका से पहले 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं जो है इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि यहां पे सेकंड मियोसिस जब होगा, तो ये जो दोनों के दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इनमें 2 से पुनः यहां पे 4 सेल का निर्माण हो जाएगा, और यहां पे इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके परिणाम स्वरूप यहां पे 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो चारों स्पर्मेटिड्स बने हैं इसी से निर्माण हो जाएगा स्पर्म का। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण और शुक्राणुओं का कायांतरण 2 ही प्रकार से 2 ही स्टेप हैं किसके संपन्न होने की प्रक्रिया के, शुक्र जनन की प्रक्रिया के कंप्लीट होने की 2 पूरे के पूरे यहां पे स्टेप हैं। तो शुक्र जनन आपको याद रखना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहला जो स्टेप है वो है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण, और फिर स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो शुक्र कायांतरण होता है इसके पहले क्या होता है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण 3 स्टेप में होता है। पहला जो प्रवस्था होती है वो उसको हम कहते हैं गुणन प्रवस्था यानी कि इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसे ही गुणन प्रवस्था स्टार्ट होगी वैसे ही वृषण के अंदर उपस्थित प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती हैं, अर्थात जो प्राथमिक आदि जनन कोशिकाएं होती है, इनमें माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और 1 से यहां पे 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। और इन स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनन कोशिकाओं में क्या होगा, ये कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को संचित करके आकार को बड़ा कर लेती हैं जिनको हम कहते हैं
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जैसे ही ग्रोथ फेज आती है वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? ये बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाने लगती है, क्योंकि यह अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब यहां पे परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण से यहां पर दो बार यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जैसे यहां पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स जो है यहां पे, या प्राथमिक यहां पे शुक्राणु कोशिका जो है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा और एक से यहां पे दो कोशिकाएं बनेगी और इन दोनों कोशिकाओं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। और फिर इनमें द्वितीय यहां पे पूरा पुनः आपको याद रखना है कि द्वितीयक यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनी है उन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा, यानी कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये चारों के चारों जो स्पर्मेटिड्स बने हैं यानी कि पूर्व शुक्राणु बने हैं, इनसे अब आगे चल के स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से यहां पे चार के चार गतिशील शुक्राणु यानी कि मोटाइल स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहां पे पूरे की पूरी प्रक्रिया में कई सारे स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया वृषण के अंदर संपन्न होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया दो स्टेप में संपन्न होती है। पहला स्टेप है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण अर्थात स्पर्मेटिड का निर्माण, और जो दूसरा स्टेप है वो है शुक्राणु का आयंत्रण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण अर्थात स्पर्मेटिड के निर्माण की तीन व्यवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज, तीसरी है मैचुरेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो जैसे ही गुणन प्रवस्था स्टार्ट होती है वैसे ही जो प्राथमिक आदि जनन कोशिकाएं होती है, वृषण के अंदर उपस्थित जो आदि जनन कोशिकाएं होती है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर दो से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं अर्थात शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। और इन्हीं शुक्र जनन कोशिकाओं के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जो कोशिकाएं बनती है इनमें अब ग्रोथ फेज आती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है भोज्य पदार्थों को संचित करके आकार को बड़ा कर लेती है अपने, जिसको हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। और इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि यहां पे परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण से यहां पे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। और इसके बाद पुनः अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके माध्यम से चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो चुका होता है, यानी कि चार पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और फिर इन पूर्व शुक्राणुओं से अर्थात इन्हीं स्पर्मेटिड से चार स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं और चार स्पर्मेटिड से चार स्पर्म का निर्माण हो जाता है। और स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं के कायांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पे आपको याद रखना है कि स्पर्मेटिड के बनने की क्रिया अर्थात पूर्व शुक्राणुओं के बनने की क्रिया जो है यह कहलाती है, यहां पे आपका याद रखना है कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। और यहां पे आपको याद रखना है कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का निर्माण होता है तो इसको हम कहते हैं शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। कई सारे क्वेश्चन यहां पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसमें आपने देखा कि गुणन प्रवस्था स्टार्ट हुई है, फिर इसके बाद ग्रोथ प्रवस्था है, इसके बाद आप नीचे का भी स्क्रीनशॉट यहां पे आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप यहां पे पाएंगे कि पूरी की पूरी ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है ये दो स्टेप में संपन्न होती है। यहां से देखिए 2 से 4 क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखिए, अर्थात जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उनमें कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं एलएच हार्मोन। वहीं दूसरा जो है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि एफएसएच हार्मोन्स। तो दोनों हार्मोन्स आपको याद रखना है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया व शुक्राणु जनन की प्रक्रिया दोनों में आपको यही हार्मोन्स काम आने वाले हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स भी यही होते हैं और अंडाणु जनन में भी। तो शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन्सों के नाम में आपको दो ही हार्मोन्स याद रखना है, पहला है एलएच और दूसरा है एफएसएच।
अब ये देखिए, आप जो देखेंगे कि ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, इसका हार्मोनी नियंत्रण यानी कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी आप बात करते हैं शुक्राणु जनन की या शुक्र जनन की प्रक्रिया की, तो जैसे ही यौवनावस्था प्रारंभ होती है वैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH हार्मोन्स का अधिक मात्रा में स्रावण होने लगता है। यानी जैसे ही कोई भी मेल 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आता है, वैसे ही उसके हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH हार्मोन्स का निर्माण या रिलीज होना शुरू हो जाता है, अर्थात गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की रिलीजता बढ़ जाती है, जिस कारण से यह प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है। देखिए, जो GnRH हार्मोन्स होता है, इसकी उच्च मात्रा में अग्र पीयूष ग्रंथि पर क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन के स्रावण को प्रेरणा मिलती है। तो ये जो GnRH हार्मोन्स होते हैं, अर्थात गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, ये उच्च मात्रा में अग्र मात्रा में पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है वहां से ये स्रावण करते हैं, और इसके माध्यम से गोनेडोट्रोपिक रिलीज होने के माध्यम से ही शुक्र जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसमें LH हार्मोन्स की भूमिका देखिए क्या होती है। तो LH हार्मोन्स जो होता है, यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, यह लीडिंग कोशिकाओं पर क्रिया करता है। जब आप वृषण की संरचना देखेंगे तो उसके अंदर जब आप TS काट देखेंगे, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे जब आप किसी भी टेस्टिस का, तो उसमें आप पाएंगे कि लीडिंग कोशिकाएं होती है। और लीडिंग कोशिकाएं जो होती है, ये एक मुख्य रूप से हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है, यह शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो जो LH हार्मोन्स की भूमिका होती है वो ये होती है कि मुख्य रूप से जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वृषण के अंदर, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करवाना। उसके बाद जो FSH हार्मोन्स होता है, यह सर्टोली कोशिकाओं पर क्रिया करता है। LH हार्मोन्स कहां क्रिया करता है? लीडिंग कोशिकाओं पर, क्योंकि वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं भी होती है और सर्टोली कोशिकाएं भी होती है। तो आपने लीडिंग कोशिकाओं का काम देखा, क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करना। वहीं जो FSH हार्मोन्स होता है, यह सर्टोली कोशिकाओं पर क्रिया करता है और सर्टोली कोशिका को कुछ कारक स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जो शुक्र कायांतरण की क्रिया में मदद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि LH हार्मोन्स जो है शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, और जो FSH हार्मोन्स होता है, यह शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं। तो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, यह सर्टोली कोशिकाओं पर क्रिया करते हैं। सर्टोली कोशिका, आपको याद रखना है कि यह शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है वृषण के अंदर। तो FSH हार्मोन्स में आपको याद रखना है कि यह सर्टोली कोशिका पर क्रिया करता है, वह सर्टोली कोशिका को कुछ कारक स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और यही कारक जो होते हैं वो शुक्र कायांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में मदद करते हैं। बात आती है सर्टोली कोशिकाओं की, तो यह एक अन्य प्रोटीन का भी स्रावण करती है, जिसका नाम है इनहिबिन। तो यह इनहिबिन का स्रावण करती है, जो कि FSH के संश्लेषण को रोकता है और उसकी अति सक्रियता पर रोक लगाता है। यानी FSH की भूमिका ज्यादा ना हो पाए, जिस कारण से उसको कंट्रोल करने के लिए सर्टोली कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीनी हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसको हम कहते हैं इनहिबिन हार्मोन्स। तो आपको यह भी याद रखना है। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन की यदि हम बात करते हैं, तो जो FSH होता है, यह टेस्टोस्टेरॉन के साथ शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। तो यही FSH हार्मोन्स क्या करता है कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, अर्थात जो सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा कि युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। तो आपको याद रखना है कि यहां पे जो पूरी की पूरी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यह 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड का निर्माण जो है 3 प्रावस्थाओं में होता है। इसके बाद फिर स्पर्मेटिड के निर्माण हो जाने के पश्चात शुक्राणुओं का कायांतरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद आपने क्या देखा कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में। तो मुख्य रूप से जो LH हार्मोन्स होता है, यह शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, और जो FSH हार्मोन्स होते हैं, यह शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल होता है किस पर? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पर।
तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी यहां पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन की प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। कई बार आपके एग्जाम में केवल और केवल ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि इसका ग्राफ बना करके समझाइए, शुक्र जनन की प्रक्रिया का ग्राफ समझाइए। तो इसको आपको पूरा का पूरा यहां पे ग्राफिकल फार्मूला समझा देना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।